जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आज जीएससी क्लास इंडियन इकोनॉमी में कुछ और आगे देखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उस फैक्टर के बारे में पढ़ा था। प्रोडक्शन के हमने क्या क्या फैक्टर बताया था आपको याद होगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। और उत्पादन होता क्या है इसकी भी मैंने बात किया था। उत्पादन क्या होता है कि जो कोई कच्चा मटेरियल है, मैंने बताया था कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, और इसे उपयोग हेतु जो उपयोग करते हैं ना, उपयोग हेतु जो प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसे उत्पादन कहते हैं। उपयोग में हम वस्तु के क्या करते हैं, वस्तु के आकार में परिवर्तन करते हैं, बताया था। इनके गुण में परिवर्तन करते हैं, इनके रंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने बताया था ना, आकार मतलब लकड़ी से हमने फर्नीचर बना लिया। इनके पैकिंग में अंतर करते हैं, पैकिंग वगैरह में तमाम तरह की चीज़ें। तो कच्चा माल की जो प्रक्रियाएं होती हैं, और ये प्रक्रियाएं जो होती है ये हर मानव करता है, हर मानव करता है, हर मानव, सभी मानव ये प्रक्रियाएं, प्रोसेस कुछ ना कुछ जीवन में करता रहता है। अब ये प्रोसेस क्यों करता है, इसको दूसरे अर्थ से कह सकते हैं कि हर मानव कुछ ना कुछ उत्पादन जरूर करता है। क्योंकि जब उत्पादन करेगा तभी क्या होगा कि उसे उत्पादन करेगा तो उससे क्या होगा कि वस्तु को उपयोग लायक बनाएगा। एक किसान भी क्या करता है कि अनाज का उत्पादन करता है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उत्पादन, कुछ ना कुछ क्रिएशन करता है। ठीक है, बढ़ई भी कुछ ना कुछ कार्य करता है। राजमिस्त्री भी क्या करता है कि एक घर बनाता है और उससे जो मॉनेटरी लाभ मिलता है उससे अपनी जीवन यापन। तो हर लोग क्या है कि कुछ ना कुछ प्रक्रिया में लगे रहते हैं, प्रोसेस में लगे रहते हैं। हर मानव प्रोसेस में लगा रहता है। और हर मानव, सभी मानव प्रोसेस में इसलिए लगा रहता है कि उसका जीवन यापन चल सके, जीवन यापन चल सके। तो हर मानव की जो प्रक्रिया होती है ना, ठीक है, जो उनकी प्रक्रिया होती है या जो क्रिया एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी एक्टिविटीज होती है, ये एक्टिविटीज दो तरह की होती है। जो एक्टिविटीज होती है, मानव अपने जीवन में जो एक्टिविटीज करता है और शास्त्रीय दृष्टिकोण से दो तरह का करता है। एक आर्थिक एक्टिविटी करता है और एक अनार्थिक एक्टिविटी करता है। अब आर्थिक एक्टिविटी क्या होता है, सब लोग जानते ही होंगे कि पैसा कमाने के लिए करता है। फिर अनार्थिक क्या होती है, आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो पहली होती है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, मानव जब है कोई ऐसा कार्य, मानव कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसे धन, रुपया, धन, संपत्ति प्राप्त हो सके, प्राप्त हो सके सके इसे कहते हैं आर्थिक क्रिया। इसे कहते हैं आर्थिक क्रिया। इस कार्य में कौन कौन सा आ सकता है, जैसे कोई व्यक्ति व्यवसाय करे, कोई व्यक्ति मान लीजिए नौकरी करे, ठीक है, या कोई प्रोफेशन, पेशा का काम करे और इसके बदले में फी ले, इसके बदले में फी ले। तो ये हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मापक क्या होता है, पैमाना क्या होता है, तो आर्थिक क्रिया का मापक मौद्रिक मूल्य होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, मौद्रिक मूल्य होता है। जैसे आप जॉब करेंगे तो किसी को सैलरी कम मिलती है, किसी को सैलरी अधिक मिलती है, तो ये उसका मौद्रिक मूल्य से मापन हो पा रहा है। उस सैलरी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका प्रोडक्शन कैसा है, इनका उत्पादन कैसा है। जैसे एक अधिकारी रैंक का है तो उसे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि उनका प्रोडक्शन जिस डिपार्टमेंट में है ज़्यादा भूमिका है, सबको ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, सब में कोऑर्डिनेशन बनाकर चल रहे हैं। लेकिन एक जो क्लर्क ग्रेड का होगा, इस जो सिर्फ और सिर्फ एक केबिन, एक चेयर टेबल को संभाल कर रखा है, एक छोटा सा यूनिट को संभाल कर रखा है, तो निश्चित है कि उसकी मौद्रिक वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मौद्रिक वैल्यू इनका मापन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आर्थिक क्रियाओं का मापन क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है,
मोनेटरी वैल्यू, मोनेटरी वैल्यू, मोनेटरी वैल्यू। तो जितनी तरह की एक्टिविटी जिससे पैसा मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, कोई चीजें जैसे गिफ्ट में मिल गया, गिफ्ट में, तो ये अपवाद है, इसको आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप नाना नानी के घर गए और वापस होते समय नानी आपको कुछ पैसा दे दी कि लो रास्ते में जूस पी लेना, मिठाई खा लेना, या कुछ तुम्हें काम करेगा। तो वो जो पैसा है, तो वहां पर आपने कोई क्रिया नहीं किया, तो पैसा मिला तो उसको गिफ्ट के अंतर्गत रखते हैं, न कि उसको मौद्रिक क्रियाएं कहेंगे। उसको मॉनेटरी वैल्यू से मापन नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते हैं कि किसी को मान लीजिए कि नानी के घर जाने पर ज़्यादा पैसा मिलता है तो मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य उसका ज़्यादा है, किसी को कम गरीब है तो उसको कम मिलता है तो कम मिलता है कि नहीं। नानी के घर जाते हैं आप लोग तो पैसा मिलता है कि नहीं, सबको मिलता होगा। बड़ा ईमानदारी से हम लोग लेते हैं। जब नानी पैसा देती है तो कहते हैं कि ना 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 नहीं चाहिए। आप पॉकेट को क्या करते हैं, नानी जैसे मान लीजिए यहाँ डाल रही है तो आप नानी की तरफ पॉकेट को बढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि नानी की तरफ क्या करते हैं, पॉकेट को बढ़ाते रहते हैं और कहते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए करते हैं, आप पॉकेट को ऐसे करते रहते हैं ताकि नानी डाल दें। तो गिफ्ट को आर्थिक क्रिया में नहीं लेते हैं। दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया क्या होती है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें, ऐसी क्रियाएं जो, समझिए इस तरह, भावनात्मक रूप से किया जाता है, भावनात्मक रूप में, भावनात्मक रूप में हो, या परंपरागत रूप से हो, परंपरागत रूप से हो, रूप में हो, या धार्मिक रूप से हो, धार्मिक रूप में हो, या संस्कार के रूप में हो, संस्कार के रूप में हो, या विश्वास के रूप में हो, या विश्वास के रूप में हो, या आस्था के रूप में हो, या प्रेम के रूप में हो, प्रेम सौहार्द के रूप में हो। ऐसी क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहती है। ऐसी क्रियाओं में क्या होता है ना कि कार्य करने पर पैसा नहीं मिलता है, एक परंपरा है। जैसे किसी घर में शादी होती है, कोई प्रयोजन होता है, तो आप जाकर शारीरिक रूप से उसमें मेहनत कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक परंपरा है। आपके घर में शादी हुआ तो उन्होंने किया और आप जाकर के वहां पे किए, ठीक है। तो इसको अनार्थिक क्रिया कहते हैं। एक मित्र जो है अपने मित्र के घर में शादी में गया तो पनीर चला रहा था। अब पनीर ज़्यादा 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 दे रहा था, ठीक है। तो जिसके घर शादी में गया था तो मित्र जानते हैं क्या कहा, ए रहने दो, तुम मत चलाओ, तो तुम मत करो, ऐसा कर। तो उसके और घर वाले थे, देख कर बोलने लगे अरे नहीं नहीं करने दो करने दो, इसके घर भी जाकर हम लोग बहुत करते हैं। तो जानते हैं लड़का क्या कहा, अरे इसके घर जाते हैं तो इसके पिताजी हम लोग को पानी चलाने के लिए देते हैं, और यहाँ तो ये पनीर इतना बर्बाद कर रहा है। तो कभी कभी कहने का अर्थ ये होता है कि जो परंपरागत कार्य रहते हैं ना, उसमें भी आर्थिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है, लेकिन वो उस दृष्टि से नहीं किया जाता है। यानी कि पानी चलाना मतलब पानी बर्बाद भी हो तो उसका कोई मौद्रिक मूल्य वो नहीं मानते हैं गांव वाले, चाहे जहाँ पानी की उपलब्धता है। लेकिन पनीर को मानते हैं कि एक मौद्रिक रूप में, तो उसको हिसाब से चलाने की बात करते हैं। भावनात्मक रूप में की गई कार्य, जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है, चाहे आप मान लीजिए कि कहीं रह रहे हैं, पड़ोसी का किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अगल बगल की तबीयत अगर खराब हो, कुछ हेल्प करना हो, इमोशन से उसके कार्य को करते हैं। परंपरागत रूप से जो चलती आई है कि बड़ों को क्या करना है, कहीं बड़ा आ गया तो गेट पहले खोल दीजिए, ठीक है, बड़ा आया तो चेयर से उठ जाइए, तो परंपरागत ये सब कार्य होते हैं। धार्मिक रूप में कोई धर्म, जैसे मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद में कहीं धार्मिक कार्य हो रहा है आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर खड़े होकर के आधा घंटा एक घंटा क्या करते हैं, हर कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। तो उससे आपको तो कुछ पैसा मिलता नहीं है, वो तो क्या सारे कार्य क्या हो गए, अनार्थिक कार्य हो गए। संस्कार में, संस्कार जैसे आपका होता है कि किसी कार्य को करना, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गंगा स्नान करना, यहाँ जाना वहाँ घूमना, मंदिर दर्शन करना, ये सब आपके संस्कार में है।
बड़ों का सेवा सत्कार करना, तमाम तरह की चीज़ें। तो ये जो संस्कार वाले होते हैं ना, इसमें भी कोई जो आपके एकदम नींव पड़ी हुई है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसका अर्थ मिलेगा ही मिलेगा, उसके बदले में पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप करते हैं, तो ये सब अनार्थिक क्रियाएं होती है। विश्वास, कभी कभी होता है ना कि हम जैसे ये कार्य करेंगे तो एक मेरा लिए बेहतर होगा, मेरे लिए सकारात्मक होगा, तो एक विश्वास विश्वास जो बनी होती है, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे के। आस्था, जब किसी के ऊपर मान लीजिए कि आस्था है, देखिए विश्वास आस्था एक दूसरे के पूरक है। कभी कभी क्या होता है कि विश्वास होता है तब आस्था होती है, कभी आस्था होता है तब विश्वास होती है। जैसे हिंदू धर्म में है, बहुत सारी मूर्ति, बहुत सारे देवी देवता हैं, किसी को किसी में आस्था है तब विश्वास आता है, कभी कभी क्या होता है कि विश्वास रहता है तब आस्था होता है, ये एक दूसरे के पूरक है। प्रेम और सौहार्द, प्रेम और सौहार्द रूप से भी कर देते हैं। जैसे बच्चे मान लीजिए कहीं के रहते हैं, कोई बच्चा जैसे बिहार का है, जाकर के अपना प्रयागराज में पढ़ता है या यहीं पे दिल्ली में पढ़ाई करता है, और कोई बच्चा मान लीजिए कि एमपी का है, और दोनों में क्या है कि आपस में प्रेम सौहार्द हो जाता है, तो लगता है कि एक दूसरे के लिए चांद तारे ला देंगे। ठीक है, नहीं कहते हैं कि तुम्हारे लिए चांद तारे ला देंगे, तो प्रेम सौहार्द। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि घंटों समय बिता देते हैं उसके लिए, कहीं एक को कॉपी खरीदना होगा तो चले जाएंगे, और इसके बाद में 4 घंटा 5 घंटा समय बर्बाद कर देंगे, तो उसके लिए कुछ उसे पैसा नहीं मिलता। हाँ, भले मान लीजिए चाय मिल गया, ठीक है, गोलगप्पे खाने के लिए मिल गया, तो उसकी बात अलग है, लेकिन ये क्लियर है कि उससे आपका मौद्रिक मूल्य कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये अनार्थिक क्रिया होती है। और इस अनार्थिक क्रियाओं का अर्थव्यवस्था में अध्ययन नहीं करते हैं। पहली बात, ये जानना है, अध्ययन इसका नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया का, क्योंकि इससे हमारे देश की कोई जीडीपी और इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। हालांकि इस समय धर्म के को भी व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है, धार्मिक कॉरिडोर वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर जाकर के उसको आर्थिक रूप में जोड़ ले रहे हैं। और आर्थिक क्रियाएं जो होती है ना, यहाँ ये जो होती है अर्थव्यवस्था में शामिल होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं अर्थव्यवस्था में शामिल की जाती है, आर्थिक अनार्थिक, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्थिक क्रियाएं जो होती है, हमने कहा कि शामिल किया जाता है, तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है ना अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं जो होती है, इसमें 5 तरह की क्रियाओं को रखा गया है। एक तो उत्पादन, प्रोडक्शन, जो हमने पढ़ा था। फिर कंजम्पशन, जब प्रोडक्शन होगा तो उसका उपयोग करेंगे। विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को देंगे। फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विनिमय और वितरण दोनों अलग अलग है, अभी हम समझाएंगे। फिर इसके बाद पब्लिक फाइनेंस, सरकार की वित्त क्या होगी, लोक राजस्व क्या होगा, ठीक है, व्यय कहाँ से होगा, आय कहाँ से होगा, ये सब सारी चीजें इसमें अध्ययन करते हैं। एक एक को देखते हैं हम लोग। उत्पादन, उत्पादन में हमने बताया था कि वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तु के बारे में बताया था कि वस्तु वह चीजें होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, दृश्य देख सकते हैं। सेवा क्या होती है, जो अदृश्य होती है, जिसे देख नहीं सकते। वस्तु का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन सेवा का यूज टू करते हैं, भंडारण नहीं करते हैं। यूज टू मतलब जैसे हम पढ़ाना जानते हैं, तो हमको बराबर पढ़ाते रहना पड़ेगा, ये नहीं कि स्टॉक करके रख दिए, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तु को हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, और हस्तांतरण करते ही मालिकाना हक क्या होता है, वस्तु का मालिकाना हक समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वस्तु को ट्रांसफर करते ही मालिकाना हक क्या होता है, समाप्त है। जैसे मैंने पेन ये आपको दे दिया, ठीक है, तो अब मालिक आप हो गए। लेकिन ज्ञान जो होता है, जिसे इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, इसमें हस्तांतरण होता है, लेकिन मालिकाना हक समाप्त नहीं होता है। दूसरा मालिक जन्म ले लेता है। जैसे हम हैं, इकोनॉमी मान लीजिए कि 100 लोगों को पढ़ाया, 200 500 1000 लोगों को पढ़ाया, तो 1000 लोग जान गए, मेरी मालिकाना हक नहीं समाप्त हुई। ठीक है, वस्तु को कहीं ले जाने वगैरह में यातायात खर्च लगते हैं ज़्यादा, यातायात खर्च ज़्यादा लगता है, और इसमें क्या होता है कि स्वयं जाना है तो इसमें कम लगता है। ठीक है, ये सब, ये वस्तुएं क्या होती है, कुछ दिनों के बाद इसके गुण आकार समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, गुणवत्ता कम हो जाती है, और इसमें दिन प्रतिदिन क्या होती है, वृद्धि होती है। यूज टू में है
तो वृद्धि होती है। सेवाएं क्या होती है? वृद्धि। देखते हो ना कि अब यूनिवर्सिटी भी क्या कर रही है कि रिटायर्ड प्रोफेसरों को किसी न किसी परिषद, किसी न किसी काउंसिल का सदस्य बना देती है या गेस्ट प्रवक्ता के रूप में रख लेती है, क्योंकि उनको मानना है कि ये बुजुर्ग हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर के, तो और बेहतर करेंगे। ठीक है। तो उत्पादन वस्तु और सेवा का होता है। ठीक है। अब ये वस्तु और सेवा का जो होता है ना, उत्पादन की उसको उपयोगिता या महत्वपूर्ण बनाया जाता है। वस्तु और सेवा की उपयोगिता क्या है या क्या उसका महत्व है, उसके अनुसार बनाना ही उत्पादन होता है। जैसे वस्तु, कोई वस्तु है या कोई सेवा है, उसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है, क्या उसका महत्व है। तो जिस रूप में महत्व है, जैसे मान लीजिए लकड़ी का महत्व फर्नीचर के रूप में, तो फर्नीचर का। जब लकड़ी का महत्व मान लीजिए कागज बनाने के काम में आएगा, तो कागज, या लकड़ी का किसी और भी तरह का, कोई मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं, किसी से मान लीजिए कि मेडिसिन बन रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है, तो उस तरह का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। एक सामान्य भाषा में कहा जाता है कि जब इनपुट, किसी मशीन में जब इनपुट करते हैं ना, और इनपुट के बाद जब आउटपुट निकलता है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। जो इनपुट करते हैं किसी मशीन में कुछ चीज़ डाला और इधर से बनकर निकल गया। ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि एक ऐसा मशीन बनाऊंगा कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, ये संभव ही नहीं है। जो चीज़ डालते हैं उसी के तरह का, जैसे कुछ उसका बेहतर रूप है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सेम चीज़ वही है। जैसे प्रोडक्शन होता है, ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। कोई लड़की आ जाती है, खूबसूरत नहीं रहती है, मान लीजिए भूत की तरह रहती है, और ब्यूटी पार्लर से निकलती है तो एकदम परी की तरह बनकर निकलती है। तो लड़की थी, लड़की ही निकली। ऐसा नहीं कि किसी गधा को डाल दो और इसके बाद वहां से आदमी या लड़की बनकर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो जिस चीज़ को इनपुट करते हैं उसी का बदला रूप आउटपुट होता है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। और ये जो प्रोडक्शन की जो प्रक्रियाएं होती है ना, इसमें हमने बताया था कि जो कारक होते हैं, ये एक भूमि होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो भूमि की जो लैंड की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद में पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। पहले पूंजी रख लीजिए, पहले पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। पूंजी आ गया, पैसा आ गया, आपके पास कैपिटल आ गया। कैपिटल के बाद आपने बताया था कि भूमि लेंगे, लैंड लेंगे, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद श्रम, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेबर की। फिर इसके बाद में उद्यमी होगा, जो मालिक होगा, मालिक इंटरप्रेन्योरशिप होगा। और एक हो गया तकनीकी। तकनीकी नहीं रहेगा तो फिर मालिक उसी तरह परंपरागत रूप से करेगा, तो फिर उतना आगे प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो सकता है, इनपुट आउटपुट नहीं हो सकता। ये प्रोडक्ट, ये मॉडर्न इकोनॉमी में जोड़ा गया है, मॉडर्न इकोनॉमी में जोड़ा गया। पहले चार ही था। पूंजी का यूज करने के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट, प्रतिफल के रूप में होता है। भूमि के लिए रेंट होता है, रेंट। और श्रमिक के लिए वेजेज या सैलरी होता है, वेजेज या सैलरी। सैलरी जो अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं, और जो अस्थायी प्रवृत्ति का होता है उसका वेजेज होता है, बताया था। उद्यमी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट का निर्धारण, कैपिटल, व्यवसाय किस तरह के किए जा रहे हैं, रिस्की है तो इंटरेस्ट, ब्याज दर ज़्यादा होगी। भूमि, भूमि की उत्पादक क्षमता क्या है, कहाँ पर ज़्यादा मतलब बिक्री होगी, कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का रॉ मटेरियल आराम से उपलब्ध है, वहीं पर फैक्ट्री बैठा दीजिए तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हो गया, तो निश्चित है कि वहाँ पर क्या होगा? रेट ज़्यादा होगा। जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर के बगल में ही कोई हॉस्टल बन जाए तो उसका किराया ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा आराम से निकला फिर कोचिंग सेंटर में चला गया, उसको यातायात ऑटो खर्च वगैरह नहीं लगा, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। श्रमिक का वेजेज और सैलरी उसके स्किल क्षमता पर निर्भर करता है। और उद्यमी का प्रॉफिट और लॉस उसके अनुभव, एक्सपीरियंस पर करता है, कितना अनुभव है, किस व्यवसाय में अनुभव है। जैसे मान लीजिए किसी का साड़ी में अनुभव है तो साड़ी में ही वो बेहतर कर सकता है, साड़ी बिक्री में ही कर सकता है। क्लियर हुआ? और तकनीकी, टेक्नोलॉजी, यदि जितना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखेगा, एआई वगैरह का यूज करता रहेगा, तो वो आगे निकल सकता है। क्लियर हुआ? तो उत्पादन क्या होता है? वस्तु और सेवा की उपयोगिता और महत्व को बढ़ाता है। यह एक तरह से इनपुट होती है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी जो होती है ना, इकोनॉमी रूपी मशीन में जब कोई चीज़ें इनपुट की जाती है और इसके बाद ये जो बाहर निकले, तो इसी को बोलते हैं हम प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के इतने 5 फैक्टर होते हैं। आगे ध्यान देंगे। उपभोग, प्रोडक्शन के बाद में दूसरा आता है उपभोग, कंजप्शन। अब देखिए, जो चीज़ें आपने प्रोडक्शन किया तो उसका यूज तो कोई करेगा ना, तो जब यूज करते हैं उसी को बोलते हैं कंजप्शन, उपभोग। और
उपभोग करने वाले जो नागरिक होते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोग कौन करता है, तो उपभोक्ता उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर करता है, उपभोक्ता करता है। जैसे ये पेन का प्रोडक्शन हुआ, और पेन खरीदेगा विद्यार्थी, तो विद्यार्थी उपभोक्ता होगा। विद्यार्थी इसको यूज किया, और यूज किया लिखा, तो इसी को उपभोग कहते हैं। यूज ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड कंजम्पशन। ठीक है। अब देखिए, उपभोक्ता जो उत्पादन का मेन उद्देश्य क्या होता है, उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाना। उत्पादन का मेन उद्देश्य क्या होता है, उपभोक्ता प्रोडक्शन की हुई वस्तु को उपभोक्ता तक या नागरिक तक पहुंचाना। तो ये जो नागरिकों तक पहुंचाता है, तो उसी को हम बोलते हैं उपभोग। एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि उत्पादन के उद्देश्यों को पूरा कौन करता है, तो उपभोग करता है। उत्पादन के उद्देश्यों को पूरा कौन करता है, उपभोग करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के उद्देश्यों को पूरा कौन करता है, प्रोडक्शन, जो भी कोई प्रोडक्शन होगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगी ना, तो इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो पूरा करता है, यही आपका कंजम्पशन है, कंजम्पशन है। ठीक है। कंजम्पशन हो ही ना, तो फिर प्रोडक्शन करने का जो उद्देश्य था, प्रॉफिट लॉस कमाना, फिर इसके बाद में जो लेबर लगे हैं उनको वेजेस सैलरी मिलना, जो पूंजी ली गई उस पर ब्याज देना, जो भूमि ली गई है उस पर क्या करना, लगान देना, रेंट देना, टेक्नोलॉजी संबंधी जो मशीनें हैं उसका डिप्रिसिएशन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें जब तक कंजम्पशन नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं विनिमय। ध्यान से देखेंगे, तीसरा क्या है, विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता था ना, पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, परंपरागत जो इकोनॉमी होती थी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, इसमें आदान प्रदान करना वो हम लोग विनिमय कहते थे, एक्सचेंज कहते थे। पहले क्या होता था गांव वगैरह में कि आपको हमने गेहूं दिया, उसके बदले में आपने मुझे चावल दे दिया। एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं, वाटर सिस्टम भी कहते हैं। ये बहुत पहले था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, वाटर सिस्टम। इसमें क्या होता था, वस्तुओं का, लेकिन इसमें दिक्कत होती थी, इसमें मापन की समस्या होती थी, मापन की समस्या होती थी, समस्या होती थी। जैसे मान लीजिए कि किसी को एक गाय देना है और उसके लिए बकरी चाहिए, तो एक गाय के लिए कितनी बकरी हो, या एक गेहूं चावल के लिए, एक केजी गेहूं के लिए कितना केजी चावल चाहिए या कितना ग्राम चाहिए, ये निर्धारण करना मुश्किल होता था, तो मापन की समस्या होती थी। फिर इसके बाद में वैसे व्यक्ति मिलते नहीं थे। ठीक है। आवश्यक वाले व्यक्ति को खोजना मुश्किल होती थी, व्यक्ति को खोजना खोजना मुश्किल होती थी। जैसे मान लीजिए कि हमको गाय देना है और उसके बदले में बकरी लेना है, तो हमें उस बकरी वाले को खोजना होगा। मान लीजिए बकरी वाले मिल भी गए, फिर उस बकरी वाले में से ऐसे बकरी वाला होना चाहिए जिसको गाय की ज़रूरत हो, तो सेम व्यक्ति मिलना। फिर इसके बाद में इन्हें कहीं दूसरे जगह हस्तांतरण करने में, ले जाने लाने में, ले जाने या दूसरे जगह हस्तांतरण करने में प्रॉब्लम होती थी। जैसे मान लीजिए कि मुझे दिल्ली का मकान बेच करके अब प्रयागराज मकान लेना हो, तो मुझे ऐसे लोगों को सोचना होगा जो प्रयागराज वाले आकर दिल्ली रहें। ठीक है। और तब जाकर हम वहाँ रह जाएं। ऐसा नहीं कि हम अपने मकान को उठा करके वहाँ लेकर चले जाएं। या हमें एक ट्रक, मान लीजिए गेहूँ को चावल से चेंज करना है, तो एक ट्रक गेहूं को कहीं दूसरे जगह ले जाने लाने में, यातायात वगैरह में, हस्तांतरण वगैरह में प्रॉब्लम्स होती थी, हस्तांतरण वगैरह में। तो इसीलिए धीरे धीरे आदान प्रदान समाप्त हो गया। अब मॉडर्न इकोनॉमी में क्या आ गया है, वही आदान प्रदान क्रय विक्रय का रूप ले लिया है। यानी कि उसका एक मौद्रिक मूल्य मापन कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक गाय है तो 10,000 की है, एक बकरी है 1,000 की है, तो मौद्रिक मूल्य मापन कर लिया गया। गाय को बेच दिया 10,000 में, और फिर कहीं से जाकर के 1,000 की 10 बकरियां खरीद लिया, तो क्रय विक्रय जब आ गया, क्रय विक्रय। अब क्रय विक्रय जो आ गया इस समय मॉडर्न इकोनॉमी में, तो इस क्रय विक्रय को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन मूल्य, प्रोडक्शन प्राइस कहते हैं, उत्पादन मूल्य कहते हैं। जब क्रय विक्रय
क्रय विक्रय एक्सचेंज का सिस्टम आया ना, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन मूल्य कहते हैं। इसे ही उत्पादन, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्पादन मूल्य कहते हैं, उत्पादन मूल्य कहते हैं। अब उत्पादन जो मूल्य होता है ना, उत्पादन मूल्य, उत्पादन का मूल्य क्या होगा, ये बाजार के अनुसार होता है। अब किसी गांव में है तो उसको सस्ता बेचेंगे, या गांव में ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें नहीं बेचें। अब गांव में चले जाइए, आप एडिडास कंपनी का जूता का शोरूम खोल दीजिए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो बाजार के अनुसार होता है, उत्पादन का मूल्य बाजार के अनुसार होता है। अब बाजार तीन तरह के, बाजार अलग से पढ़ेंगे भी। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार होती है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार होती है, और एकाधिकार होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब कि एक ही जगह पर पूरी की पूरी प्रतिस्पर्धा रहती है। कोई सामान 10 रुपये मिल रही है तो अगला 9 रुपये में भी देने के लिए तैयार है, 11 रुपये में भी देने के तैयार है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा कि वहाँ पर कोई प्रश्न अलग 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 शोरूम टाइप का है, तो वहाँ पर अपूर्ण प्रतिस्पर्धा रहती है। मोनोपोली, एकाधिकार, जैसे कहीं मान लीजिए किसी कॉलेज के सामने कोई स्टेशनरी का दुकान वाला एक ही हो, और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 10 रुपये के पेन को 15 रुपये बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास और कोई दुकान नहीं है, मोनोपोली। ये बाजार के अनुसार क्या होता है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय में मूल्य का निर्धारण होता है। ठीक है। अब ये विनिमय जो होते हैं, विनिमय दो प्रकार के होते हैं। विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक वाणिज्यिक विनिमय होता है और एक व्यापारिक विनिमय होता है। विनिमय जो होता है दो प्रकार के होते हैं। विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कमर्शियल होता है, एक होता है वाणिज्यिक। समझिए, जो विनिमय होता है ना, एक वाणिज्यिक होता है, वाणिज्यिक विनिमय, कमर्शियल एक्सचेंज, और एक होता है व्यापार, व्यापारिक या व्यापार विनिमय या व्यापारिक विनिमय, ट्रेड विनिमय। विनिमय दो तरह के, ठीक है। ये दो तरह के विनिमय होते हैं, विनिमय दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब समझिए, व्यापारिक विनिमय में क्या होता है कि सिर्फ क्रय और विक्रय कर लेना। क्रय और विक्रय को ही व्यापारी कहते हैं। क्रय और विक्रय दो ही एक्टिविटी होती है, इसमें क्रय होता है और विक्रय होता है। और इसमें क्या होता है कि सभी तरह का क्रय भी होगा, विक्रय भी होगा, ठीक है। इसके बाद में पैकिंग भी होगा, गोदाम वगैरह भी होगा, स्टोरेज होगा, ठीक है। यातायात होगा, विज्ञापन होगा, अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग होगी, विज्ञापन, क्रय विक्रय, पैकिंग या पैकेजिंग, स्टोरेज, यातायात, और अकाउंटिंग या लेखांकन, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि वाणिज्यिक विनिमय में क्या होता है कि कोई चीज़ एक कच्चा माल है, समझिए कच्चा माल है, और इसका उत्पादन किया जाता है, और उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। अब इस उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने में थोक व्यापारी होंगे, ठीक है, रिटेलर होंगे, रिटेलर होंगे, और इस तरह के तमाम तरह के। तो और कच्चा माल भी, जैसे मान लीजिए कहीं से आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसान से आ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से, ये सब क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, कृषि से आ रहा है। जनरली किसी चीज़ का प्रोडक्शन कृषि से ही आता है। जैसे मान लीजिए कि हमें ब्रेड बनाना है, बिस्किट बनाना है, तो गेहूँ कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, कच्चा माल। फिर उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी थोक व्यापारी होगा, रिटेलर, ये थोक व्यापारी होगा जो पहुँचाएगा। फिर कच्चा माल आया, उत्पादन हुआ, उत्पादन में तमाम तरह के यहाँ पर चारों पांचों फैक्टर, ठीक है। पूंजी हो जाएगी, श्रम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में उद्यमी होंगे, भूमि होगी, और तकनीकी होगी। इन सारी चीज़ों का उत्पादन में और उपभोक्ता तक, ये जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, ये सारे एक्टिविटी वाणिज्य में, और इसका हिसाब किताब, लेखांकन, लेखांकन और अंकेक्षण, ऑडिट, ये सारी चीज़ें वाणिज्य में आएगी। लेकिन व्यापारिक विनिमय में क्या होता है? सिर्फ क्रय किया, विक्रय किया, हर जगह। तो एक जगह, एक वाणिज्यिक विनिमय में व्यापारिक विनिमय कई जगह होता है, कई जगह। जैसे किसान से लिया यहाँ तक पहुँचाने में भी क्रय विक्रय हो गया, फिर यहाँ से आगे क्रय विक्रय हो गया, फिर यहाँ से भी आगे क्रय विक्रय हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है, व्यापारिक विनिमय वाणिज्यिक विनिमय के अंतर्गत ही आता है। कई व्यापारिक विनिमय
एक्टिविटी वाणिज्यिक विनिमय में होती है। वाणिज्यिक विनिमय में सारी चीज़ें उपभोक्ता, प्रोडक्शन से लेकर उपभोक्ता तक, वितरण तक, वितरण उतरण करने में जितनी भी चीज़ें होती है ना, सारी एक्टिविटी को, तो ये व्यापक है। वाणिज्य क्या है? व्यापक है। आगे देखते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण, अब देखिए एक्सचेंज, एक्सचेंज और इसमें अंतर है। एक्सचेंज मीन्स विनिमय, विनिमय किया, एक दूसरे को दिया, खरीदा। अब यहाँ पर वितरण है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वितरण में होता क्या है कि जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, इस प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाने में, जब क्रय विक्रय कर दिया तो क्रय पर एक्सचेंज कर दिया, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उत्पादित वस्तु को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो तंत्र लगे रहते हैं, जो सिस्टम लगा रहता है, उसे वितरण कहते हैं। आइए समझते हैं। जो प्रोडक्शन हुआ, इस प्रोडक्शन को पहुंचाने में, जैसे किसी फर्म के पास पहुंचाना है, किसी नागरिक के पास पहुंचाना है, किसी उपभोक्ता के पास पहुंचाना है, किसी समाज के पास पहुंचाना है, ठीक है, तो इसमें जो सिस्टम लगे रहते हैं, ठीक है, उन सिस्टमों को, तो सिस्टम क्या लगेंगे, जैसे प्रोडक्शन करने में कोई सिस्टम होगा, जैसे मान लीजिए कि पूंजी लगी होगी, ये सिस्टम है, तो इसी पूंजी को ही वितरण कहते हैं। पूंजी लगेगी तो पूंजी के लिए क्या मिलेगा? ब्याज। श्रमिक लगे रहेंगे तो श्रमिक को क्या मिलेगी? मजदूरी। ठीक है, मान लीजिए भूमि है तो भूमि के लिए क्या मिलेगा? लगान या रेंट। उद्यमी है तो उद्यमी के लिए क्या मिलेगा? लाभ या हानि। तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को ही वितरण कहते हैं कि मजदूरी कितना होगा। आप देखते हैं ना, हमेशा क्या होता है कि सरकार द्वारा मजदूरी वगैरह को के लिए डीए वगैरह, महंगाई भत्ता वगैरह में वृद्धि वगैरह की जाती है। ठीक है, लगान वगैरह निर्धारित किया जाता है कि सरकारी दर ये है। ब्याज वगैरह में जैसे बैंक वगैरह यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, बैंक वगैरह के देखते हैं, सीआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीज़ें जो है, ठीक है, पीएसएलआर, एसएलआर, ये सब सब सारी चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पर परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, उद्यमी का लाभ हानि, इसके लिए आप देखते होंगे कि उद्यमी क्या करते हैं, बीच बीच में जा करके अपना कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, एक अवस्था से बेहतर अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं। तो इनका वितरण किस स्तर पर हो, तभी हम जा करके हमारा देश विकसित करेगा। और ये वितरण के आधार पर, वितरण जितना ही मजबूत होगा, हमारी नेशनल इनकम ग्रो करती है और जीडीपी भी बढ़ती है। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वितरण जितना मजबूत होगा, उस देश की अर्थव्यवस्थाएं उतना ही बेहतर होगी। अब जरा सोचिए, किसी की सैलरी बढ़ा दीजिए तो निश्चित है कि उसके पास आय बढ़ेगा, और आय बढ़ेगा तो क्या होगा? समानतः उसके शिक्षा पर खर्च बढ़ेंगे तो उसके घर के बच्चे शिक्षित होंगे। खाने पीने में सुधार करेगा तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, और जब स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तो सरकार के जो स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्चे हैं वो धीरे धीरे कम होगा। और सामान्य भाषा में यार, किसी के पास जब पैसा नहीं रहे तो कुंठित रहता है, कुंठित रहता है तो चोरी करेगा। ठीक है, स्वास्थ्य उसका खराब होगा, खाना पीना अच्छे से नहीं खाएगा और चोरी करेगा, तो फिर हमारी प्रशासनिक तंत्र जो है मजबूत करनी पड़ेगी, हमें पुलिस व्यवस्था ज़्यादा करना पड़ेगा सरकार को, तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। क्लियर हुआ? तो अब वितरण को मजबूत करना, एक समान, एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए वितरण को मजबूत करना जरूरी होता है। एक होता है लास्ट, पांचवा, लोक राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, यानी सरकार की वित्त व्यवस्था कैसी होगी, सरकार का आय कहाँ से आएगा, इनकम कैसे होगा। इनकम बढ़ाने के लिए सरकार देखते हैं ना क्या क्या काम कर रही है, जैसे मंदिरों में कॉरिडोर बना रही है, कॉरिडोर, जैसे आप बनारस में देखते होंगे, वाराणसी, विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, ठीक है, उज्जैन में महाकाल, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ाना, ये आय के स्रोत नए नए खोजे जाते हैं। फिर व्यय कहाँ होगा, तो आप देखते होंगे कि व्यय ज़्यादातर लोक वेलफेयर में, पब्लिक वेलफेयर में, कल्याण में खर्च किए जा रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर, कल्याण में खर्च किए जा रहे हैं। 1 रुपये में स्वास्थ्य कल्याण का मतलब स्वास्थ्य पर खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, स्वास्थ्य में देख ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दवाओं पर छूट की बात की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आयुष मंत्रालय द्वारा दी जा रही है, कार्ड वगैरह बनाई जा रही है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार के लिए, ठीक है, आपके लिए यातायात सही हो तो सड़क वगैरह की व्यवस्था सही की जा रही है। वित्तीय प्रशासन बार बार क्या करती है कि हर बार बजट निकाल करके और इसके बाद उस पर
अध्ययन करती है कि हमें किस किस क्षेत्र में वित्त में प्रशासन मैनेजमेंट करना चाहिए। लोक ऋण, पब्लिक क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है सरकार तो वहाँ से ऋण भी लेती है, ठीक है, लोन भी लेती है, ताकि हमारे देश की जनता को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, कुछ इकोनॉमी के बीच बीच में फैक्ट पढ़ते रहेंगे ताकि क्लियर होता रहे। पहला फैक्ट, एक इकोनॉमी में आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब व्यवहार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, टाइम एंड प्लेस पर, बताया था ना, टाइम एंड प्लेस पर, समय और स्थान पर, समय और स्थान पर व्यवहार को निर्भर करता है। तो अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समयों में। जैसे मान लीजिए कि आप डीएम बन जाएंगे और ठंडी प्रदेशों में डीएम बन गए, आदेश हो गया कि नहीं ड्रिंकिंग जो शराबबंदी कराना है, और कहीं ठंडी प्रदेशों में आप हैं, पहाड़ों पर हैं, पहाड़ की वादियों में जहाँ लोग न पिए तो मर जाएं, तो वहाँ पर उतना अंकुश नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ एज ए मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो पहाड़ के वादियों में तो जहाँ चीज़ें हो, तो ये समय अर्थशास्त्र होता है ना, टाइम और प्लेस के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे क्या है कि गर्मी के दिनों में आप कॉटन कपड़ा पहनेंगे तो उस तरह की अर्थव्यवस्थाएं होगी, उस तरह का प्रोडक्शन होगा, लेकिन ठंडी के समय में वूलन की जरूरत पड़ेगी तो उस तरह का प्रोडक्शन होगा। तो उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यवहार ऑन टाइम, समझ गए? नहीं समझ में आ रहे तक दूसरे एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आप डीएम हो गए और आपका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। राहुल तुम डीएम बन गए। और डीएम बनने के बाद तुम जब 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस में जाओगे तो डीएम हो, मान लो डीएम साहब हो ऑफिस में घुसते ही। और 10 बजे से पहले अपने होम मिनिस्ट्री वाइफ से कहा कि मैं डीएम हूँ, तो थप्पड़ भी लग सकता है। अब बेटे से यदि कह दिया कि मैं डीएम हूँ, तुम्हारा पापा डीएम है, तो वो बिना सीढ़ी का यहाँ से पैर से ऊपर तक चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। या माँ के सामने नहीं कहेंगे कि डीएम है। तो घर पर थे तो आपका व्यवहार चेंज हो गया। एक आप सामान्य व्यक्ति के रूप में हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। और जब ऑफिस में पहुंचे तो डीएम, स्थान चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो गया, जगह भी चेंज हुआ, ठीक है। तो आपकी एक्टिविटी चेंज हो गई। इन्होंने कहा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी लिखा था इन्होंने 1890 में, अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल का यही दो चीज़ है, व्यवहार का अध्ययन है। इन्होंने कहा था, इस पर मेंस में क्वेश्चंस भी आए थे। मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, स्पष्ट करें। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके व्यवहार, जैसा व्यवहार रहेगा उसी के अनुसार प्रोडक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर लोग कंबल ओढ़ना, खूब चादर ओढ़ना पसंद करें, तो वहाँ पर आप ब्लेजर नहीं बेच सकते हैं, ब्लेजर शहरों में बेचना होगा, ठीक है। जहाँ स्वेटर पहनना सिर्फ पसंद करते हैं तो वहाँ स्वेटर देना होगा। और जहाँ सिर्फ और सिर्फ शॉल ओढ़ते हैं गांव वगैरह में, तो शॉल ही देना पड़ेगा। हालांकि अभी जहाँ पर मान लीजिए कि लोग लुंगी पहनते होंगे तो वहाँ पर लुंगी का बिक्री करना होगा, जहाँ पर जीन्स पहनते हैं वहाँ जीन्स। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, नहीं तो फिर अर्थशास्त्र डंप कर जाएगी, आपने उसका व्यवहार का अध्ययन नहीं किया तो प्रिंसिपल, अब जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, वहाँ पर फूल माला बिक्री होने वाला है। अब फूल माला बिक्री न कर करके वहाँ पर कपड़े की दुकान खोल दीजिए, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों का व्यवहार क्या है कि फूल माला की बिक्री हो। तो इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ कहा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक भी इन्होंने लिखा था। अगला फैक्ट है एडम स्मिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ के बारे में भी इस इनसे इनके कथनों पर भी मेंशंस में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फैक्ट भी आते हैं पीसीएस वगैरह में। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी। बीच बीच में देखिए हम फैक्ट आपको बताते रहेंगे ताकि लोड भी ना रहे और आराम से याद भी हो जाए, नोट्स भी अच्छा बन जाए। इनका कथन था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने सीधे कहा था कि जिसके पास धन है वही अर्थशास्त्र को समझ सकता है। इन्होंने कहा था कि अपने राष्ट्र में धन को पहले बढ़ाओ, धन को, आय को बढ़ाओ, तो निश्चित है कि अर्थशास्त्र क्या होगा कि सुचारू रूप से चढ़ेगा। इसमें सही है, जरा सोचिए, किसी की धन में, किसी की आय में वृद्धि होगी, तो आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, निश्चित है खाने में खर्च अच्छा करेगा, तो स्वास्थ्य भी उसका क्या होगा, अच्छा होगा। और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्किल, कौशल क्षमता भी उसकी अच्छी होगी। कौशल क्षमता, पढ़ने वढ़ने में मन लगेगा। और कौशल क्षमता अच्छी होगी तो फिर उसके रोजगार भी मिलेंगे कम समय में, और रोजगार मिलेगा तो फिर आय होगी, तो बचत करेगा। और जब बचत होगी तो फिर उसका निवेश भी होगा, और जब निवेश होगा तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होगी, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा।
और फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी क्या होगी, मजबूत होगी, मजबूत होगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा था, इन्होंने एक 1776 में पुस्तक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इन्होंने क्लासिकल इकोनॉमी की बात किया था, शास्त्रीय अर्थशास्त्र प्रारंभ मानते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमी की इन्होंने बात किया था। एक जॉन मेनार्ड किन्स है, ये समष्टि जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार में, तो इसके ये प्रणेता थे, मैक्रो का, मैक्रो के प्रणेता थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रो के प्रणेता कौन थे, एडम स्मिथ थे। माइक्रो कौन थे, एडम स्मिथ थे। लेकिन जब मैक्रो पूछेगा तो मैक्रो के कौन है, जे एम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, जे एम केन्स भी बोलते हैं इन्हें, जे एम केन्स भी थे। ठीक है, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने एक 1930 में पुस्तक लिखा था, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनको मेंस ऑन्स में भी कहीं कहीं नोट करने की, ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ेगी मेंस के आंसर राइटिंग में, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसी में वैश्विक आर्थिक मंदी जो आई थी ना, वैश्विक मंदी, ठीक है, इसके समाधान का इन्होंने बात किया था, वैश्विक मंदी के समाधान का बात किया था। तो ये कुछ फैक्ट है जॉन मेनार्ड्स के बारे में, फिर इसके बाद एडम स्मिथ के बारे में और अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। ऐसे ही कुछ कुछ फैक्ट बीच में भी हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो में बताएंगे आपको कि ये इंडिविजुअल स्तर पर बात करता है, और माइक्रो मतलब कि पूरे के पूरे देश की बात करता है। या इस तरह कह दें कि कोई एक बगीचा है और उस बगीचे में बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई बगीचा है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हैं। जब इसकी बात करें तो माइक्रो करेंगे पूरे बगीचे की, और जब किसी एक पेड़ की बात करें तो इसको माइक्रो कहेंगे। क्लियर हुआ? और इसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।